प्रेरणा की विभा मौसी से पटती तो हमेशा से थी, लेकिन अब तक उनसे मुलाकात परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होती थी। पर इस बार वह अकेली आई थी और मौसा दौरे पर गए हुए थे। उस रात विभा ने प्रेरणा को अपने कमरे में ही सोने को कहा। सोने से पहले प्रेरणा ने पढ़ने के लिए कोई पत्रिका मांगी। कौन सी दूं? विभा ने 3-4 पत्रिकाओं के नाम बोले। कोई भी दे दो। हाँ, है तो सब एक सी ही, नारी उत्थान की हिमायती, विभा बोली, मगर कोई कुछ भी कर ले, नारी उत्थान न कभी हुआ है और न होगा। वह भला क्यों, मौसी? क्योंकि पुरुषों से कहीं ज्यादा नारी ही नारी का शोषण करती है, यानी औरत ही औरत की दुश्मन है। जैसे कि सास बहू, नंद भौजाई और देवरानी जेठानी। प्रेरणा ने बात काटी। नहीं प्रेरणा, सगी बहनें और कई बार तो माँ बेटी तक एक दूसरे का शोषण करती हैं। विभा कसैले स्वर में बोली, बेटी के मुकाबले माँ का बेटे को ज्यादा सिर चढ़ाना तो सर्वविदित है ही, लेकिन कुछ बेकार की मान्यताओं के कारण बेटियों को उनकी मनपसंद शिक्षा न देना या उनकी पसंद के वर को नकार देना भी आम बात है, और मैं तो इसे भी शोषण ही कहूंगी। प्रेरणा ने पत्रिका एक ओर रखकर बत्ती बुझा दी और पूछा, और अगर व्यक्तिगत मनमुटाव के कारण किसी के प्यार का खून किया जाए तो उसे क्या कहोगी मौसी? जुल्म, अत्याचार, शोषण, कुछ भी, मगर ऐसा हुआ किसी के साथ? हाँ, मेरे साथ। ये सुनकर पहले तो विभा हक्की बकी रह गई, फिर संभल कर बोली, तेरी मजाक करने की आदत कुछ ज्यादा ही हो गई है। अपने दिवंगत माता पिता को तो बख्श दे। सच कह रही हूँ मौसी, पापा तो खैर इस सब में शामिल नहीं थे। मम्मी और लीना मामी के रहमो करम ने ही कहर ढाया था। तभी विभा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक बार कुछ उड़ती उड़ती खबर तो सुनी थी कि आजकल शुभा जीजी और लीना भाभी में जबरदस्त ठनी हुई है। जीजी आरोप लगा रही है कि लीना का भांजा उनकी भोली भाली एकलौती बेटी को फांस रहा है, और लीना का कहना है कि उसके सुशील, मेधावी भांजे को शुभा जीजी घर जमाए बनाने के लिए बेटी से उस पर डोरे डलवा रही हैं। वैसे जीजी और भाभी में 36 का आंकड़ा तो शुरू से ही था। जुड़वा होने के कारण जीजी और तिलक भाई साहब में कुछ ज्यादा ही पटती थी। दोनों घंटों बातें करते थे। पहले तो छोटे बहन भाइयों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब शादी के बाद जीजी और दिल्ली में नौकरी कर रहे तिलक भाई साहब कभी भी चंद दिनों के लिए एक साथ घर आते, तब भी भाई बहनों को घंटों बैठकर के अकेले बात करने की आदत बहुत खटकती थी। कुछ कहने पर भाई साहब मुस्कुरा कर कह देते, अपनी जीजी से पूछो भाई। जीजी से पूछना बिल्ली के गले में घंटी बांधना था, और वह हिम्मत किसी में नहीं थी। भाई साहब की शादी के बाद भी जीजी ने अपनी यह आदत नहीं छोड़ी। मायके तो वह हमेशा तभी आती थी जब भाभी और भाई साहब आते थे, लेकिन साल में 1-2 चक्कर भाई साहब के यहाँ जरूर लगा आती थी। भाभी का कहना था कि तब अपने घर में ही उनकी स्थिति एक शरणार्थी सी हो जाती है। जाहिर है, वह तहे दिल से जीजी का स्वागत नहीं करती होंगी, मगर इससे जीजी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह मौका मिलते ही अपने लाडले भाई के पास चली आती थी। परोक्ष में अगर उन्होंने भाभी की बुराई नहीं की तो कभी तारीफ भी नहीं की। दोनों एक दूसरे को महज इसलिए सहन कर रही थी कि दोनों ही भाई साहब को प्यार करती थी और भाई साहब उन दोनों को। मगर यह शीत युद्ध मासूम प्यार को ध्वस्त करने लायक विस्फोटक कैसे हो गया? लेकिन भाभी का भांजा तुझे मिला कहाँ? विभा ने पूछा। उन्हीं के घर। मैट्रिक की परीक्षा देकर मैं मम्मी के साथ दिल्ली गई थी। वहाँ जयेश यानी उनका भांजा भी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा देकर छुट्टियां गुजारने आया था। प्रेरणा दिमाग पर जोर देती हुई बोली, मम्मी जयेश को देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा है, तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे साथ इस लड़की का दिल भी लग जाएगा, वरना मुझे ये कह कह कर ही परेशान कर रही थी कि मामा की छोटी बच्चियों के साथ मैं बोर हो जाऊंगी।
इस पर जयेश आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, चढ़ जा बेटा सूली पर, पहले तो 2 छोटी बच्चियां थीं, अब एक बड़ी और आ गई बोर करने को। मुझे उसकी यह भावभंगिमा बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसकी चिढ़ाने की कोशिश का मैं मुंह तोड़ जवाब सोच पाती। मम्मी ने फिर पूछा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, जयेश? जयेश के हाँ कहते ही मम्मी ने मामा से कहा कि ड्राइवर के बजाय वह जयेश के साथ घूमना पसंद करेगी। ड्राइवर के साथ न आपस में बातचीत की आजादी रहती है, न ही मर्जी से आने जाने की। उसे तो समय पर छोड़ना होता है, और फिर गाड़ी में इतने लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है। मामी ने भी सहमति जताई, जयेश को ही गाड़ी चलाने दीजिए, सैर सपाटे का मजा रहेगा। और वाकई दिल्ली घूमने का मजा आ गया। मेरी और जयेश की कुछ ही घंटों में दोस्ती हो गई, जो जल्दी प्यार में कब बदल गई, पता ही नहीं चला। छुट्टियां खत्म हो रही थी सो बिछड़ना ही था, पर हमें इसका दुख नहीं था। हम फैसला कर चुके थे कि हम सारी छुट्टियां दिल्ली में ही गुजारा करेंगे। यह कोई मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हर एक छुट्टियों में दिल्ली आना मेरी तो नियति थी ही, और मामी का लाडला होने के कारण जय का तो उनके घर में सदा स्वागत था। और फिर उसे इंजीनियरिंग में दाखिला अपने ही शहर में मिल गया था, सो छुट्टियों में तो उसे कहीं बाहर जाना ही था। लिहाजा गर्मी सर्दी की छुट्टियों में हमारी मुलाकात मजे से हो जाती थी। एक बार मैंने मम्मी से कहा कि हर बार हम ही दिल्ली आते हैं, एक बार हमें चिन्नी मिन्नी को भी अपने पास बुलाना चाहिए। तो मम्मी बोली, चाहती तो मैं भी बहुत हूँ, पर क्या करूँ, तेरे मामा को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती। मम्मी के इतना कहते ही चिन्नी मिन्नी चहकी, पापा को काम करने दीजिए बुआ, हम मम्मी और जयेश भैया के साथ आ जाएंगे। तभी मामी बोल पड़ी, हाँ ये ठीक रहेगा, ये भी छुट्टियों में कहीं नहीं जा पाती, सो इनका घूमना भी हो जाएगा। आपसे मिलने और हमें लेने के लिए बाद में तुम्हारे मामा भी आ जाएंगे। और उसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा कि गर्मी की छुट्टियों में मैं दिल्ली जाती थी और क्रिसमस की छुट्टियों में मामी और बच्चों को लेकर जय हमारे घर आता था। मैंने जय को अपनी सहेलियों से भी मिलवा दिया था और उनके पते पर वह अब मुझे पत्र भी लिखता था। उस साल जय को छुट्टियों के दौरान किसी फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था, सो उससे मुलाकात नहीं होगी। सोच सोचकर मेरा हाल बेहाल हो रहा था। मेरी हालत देखकर मेरी सहेली साधना ने अपने बड़े भाई से कहकर अपने शहर की एक बड़ी कंपनी में जय की ट्रेनिंग और गेस्ट हाउस में रहने का प्रबंध करवा दिया। अब जय तो यहाँ आए और मम्मी मुझे लेकर दिल्ली चल दे, इससे पहले ही मैंने चिन्नी मिन्नी को भी अपने यहाँ आने को उकसा लिया। अब जय बेखट के उन सब से मिलने के लिए छुट्टी का दिन हमारे साथ गुजारता था। मम्मी को मामा के पास न जाना अच्छा नहीं लग रहा था, सो उन्होंने एक दिन जय से पूछ ही लिया, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे भोपाल में भी बहुत हैं, फिर तुम इतनी दूर ट्रेनिंग लेने कैसे आ गए? ये फैक्ट्री अपेक्षाकृत बड़ी थी, इसलिए यहाँ आ गया। तुम्हारी मम्मी ने कहा नहीं कि इतनी देर के लिए घर से इतनी दूर मत जाओ? ये तो कुछ ही सप्ताह की ट्रेनिंग है आंटी, अगले साल तो MBA के लिए और उसके बाद नौकरी के लिए न जाने कितनी दूर जाना पड़ेगा। कुछ भी हो भाई, हम तो अपनी प्रेरणा को अपने से दूर नहीं भेजेंगे। इसी शहर के किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करेंगे। मगर जय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अकेले में मिलते ही उसने मुझे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैंने अपनी सूझबूझ से फैक्ट्री में सबको प्रभावित कर लिया है। MBA करते ही यहाँ नौकरी करने आया समझो। मैं बोली कि MBA भी तो यहीं से कर सकते हो। मेरी सहेली रश्मि के पिता शिक्षा विभाग में सचिव हैं, वो तुम्हें एडमिशन दिलवा देंगे। तो जय बोला, तो फिर मिलवाओ मुझे उनसे, ताकि मैं उन्हें प्रभावित कर सकूं। तुम्हारे करीब रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रश्मि के पिता जय से प्रभावित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि उसे दाखिला अवश्य मिल जाएगा।
जब जय ट्रेनिंग पूरी करके जा रहा था तो पापा ने औपचारिकतावश कहा था, तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगता है। पता नहीं, अब कभी यहाँ आओगे भी या नहीं। तो जय बोला, बहुत जल्दी और शायद हमेशा के लिए। मुझे आपका शहर बहुत पसंद है। मैं एमबीए यहीं से करूँगा और फिर अभी जहाँ ट्रेनिंग ली है, वहीं नौकरी भी मिल रही है। मम्मी को हम दोनों पर शक तो पहले से ही था, अब वह विश्वास में बदल गया। उन्होंने शायद पहली बार मामी को पत्र लिखा और वह भी बहुत लंबा। यह मैंने लिफाफे की मोटाई से अंदाजा लगाया। मैंने साधना के घर जाने के बहाने से बाहर जाकर जय को फोन करके सब बताया। उसने मुझे आश्वासन दिया कि मम्मी जो कर रही हैं, करने दो। लीना मौसी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरा अहित कभी नहीं करेगी। फिर 3-4 दिन के बाद ही एक रात मामी का फोन आया। उन्होंने मम्मी से पता नहीं क्या कहा, मगर वह बहुत खुश हुई और बोली, तुम बिल्कुल सही कदम उठा रही हो, लीना। अगर तिलक कुछ टालमटोल करे तो मुझे बताना, मैं उसे डांट कर फौरन कुछ करने को कहूंगी। उसके कई दिन बाद फिर मामी का फोन आया और उन्होंने जो कहा, वह सुनकर मम्मी ने कहा कि आज रात वह चैन से सोएंगी। मैं जय की बात से आश्वस्त हो चुकी थी, सो मैंने उस बातचीत को कोई अहमियत नहीं दी। मेरी बीए फाइनल की परीक्षा करीब आ रही थी। अगर जय की नौकरी लगने तक शादी टालनी थी तो अच्छे नंबर लाने थे, ताकि एमए में दाखिला मिल सके। सो मैं पढ़ाई में जुट गई। परीक्षा के बाद हमेशा की तरह मम्मी मुझे लेकर मामा के घर जाने के बजाय पापा के साथ दक्षिण भारत घुमाने ले गई। मुझे भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 महीने बाद तो जय आ ही रहा था। लौटने पर जब साधना को फोन किया, तो उसने बताया कि जय का पत्र आया हुआ है और रश्मि को उसके पापा ने बताया है कि जय ने भी अभी तक दाखिला के लिए आवेदन नहीं किया है। मेरे आग्रह पर साधना वह पत्र लेकर आ गई। जय ने लिखा था कि लीना मौसी और तिलक मौसाजी ने एमबीए के लिए उसका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब तो मेरी मम्मी को इस रिश्ते से जो भी इतराज होगा, वह अमेरिका रिटर्न दामाद के लिए उड़नछू हो जाएगा। वह 2 साल बाद लौटकर मेरे शहर में ही नौकरी करके मुझसे शादी करेगा। बस मैं 2 साल किसी तरह अपनी शादी टाल दूं। यह कोई मुश्किल नहीं था। पापा को मेरी शादी की जल्दी नहीं थी। वह मुझे पहले अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र बनाना चाहते थे। दुखी तो मैं बहुत हुई, लेकिन जय के उज्जवल भविष्य की खातिर इतनी दूरियां तो सहन करना ही था। वैसे मैं समझ गई थी कि मम्मी के कहने पर ही मामा ने जय का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया है। उनके ख्याल से जय मुझे अमेरिका जाकर भूल जाएगा और मैं भी बिना किसी संपर्क के कब तक उसे याद करूंगी, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि हमारा प्यार शाश्वत था और हम एक दूसरे से बराबर संपर्क बनाए हुए थे। मम्मी ने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए थे। मैं लड़कों की तस्वीर देखकर उनमें कुछ ऐसा नुक्स निकालती कि पापा आगे बात चलाने से मना कर देते। जय के लौटने का समय नजदीक आ रहा था। मैंने साधना के भाई से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह जय को अपने यहाँ उच्च पद पर रख लेंगे। बेहतर रहे कि अगर वह उन्हें तुरंत अपना बायोडेटा भेज दे। तभी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तिलक मामा आ गए। बातों बातों में पता चला कि अगले सप्ताह वह अमेरिका जा रहे हैं। मैं पूछे बिना न रह सकी कि क्या वह जयेश से मिलेंगे। इस पर वह बोले, उसी की शादी तय करने तो जा रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक भारतीय प्रोफेसर ने जयेश को दाखिला और अतिरिक्त सुविधाएं दी ही इसी शर्त पर थी कि वह उनकी बेटी से शादी करके वहीं रहेगा। लड़की ग्रीन कार्ड होल्डर है, सो जयेश को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और वह अपने भाई बहनों को भी वहीं बुला लेगा। इस तरह पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। इस पर मैं बोली, लेकिन मेरा और जय का तो सर्वनाश हो जाएगा मामा। आपको मालूम नहीं,
हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मालूम है, तभी तो जयेश को तुमसे दूर अमेरिका भेजने को मैंने प्रोफेसर सहाय के साथ यह सौदेबाजी की, वरना तो यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। पर आपने ऐसा क्यों किया, मामा? क्यों नहीं हो सकती मेरी और जयेश की शादी? मैं बोली, महज इसलिए कि जयेश लीना का भांजा है, जिसे तुम्हारी माँ पसंद नहीं करती, और तुम लीना की उस नंद की बेटी हो, जिसे स्वयं लीना और उसकी बहन नापसंद करती है। मैं और तुम्हारे पापा जोर जबरदस्ती करके अगर तुम दोनों की शादी करवा देंगे, तो तुम्हें ससुराल में तिरस्कार और जयेश को तुम्हारी माँ की अवहेलना मिलेगी, जिसे उम्र भर झेलना आसान नहीं होगा। और फिर परिवार का बड़ा लड़का और एकलौती बेटी होने के कारण तुम दोनों का ही अपने अपने परिवारों के प्रति कुछ दायित्व है। सो बेहतर यही है कि तुम एक दूसरे को भूल जाओ। क्या जय शादी करने के लिए मान गया? मैंने पूछा। अभी उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसे ही समझाने मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और सच पूछूं तो यहाँ भी मैं तुम्हें ही समझाने आया हूँ कि जिद करके या रो धोकर बेकार में अपनी फजीहत मत बढ़ाना। मामा ने कोमल स्वर में कहा। मुझे यकीन था कि जय कभी नहीं मानेगा, लेकिन कुछ सप्ताह बाद ही उसकी शादी का कार्ड मिला। मैं बुरी तरह टूट गई। फिर एक दिन अचानक जय का पत्र आया। उसने लिखा था, तिलक मौसाजी के समझाने से मैंने भी तुम्हारी तरह परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया, लेकिन समझौता नहीं कर सका। अनीता को अपना नहीं पा रहा हूँ। उसके करीब जाते ही आंखें बंद करके तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ। मैं हिंदी में कविता लिखने लगा हूँ। अनीता हिंदी पढ़ नहीं सकती तो बेखट के अपने मनोभाव तुम्हें अर्पित करता रहता हूँ। तुम्हारा नाम जपने का भी तरीका निकाल लिया है। मैंने अनीता को बता दिया है कि इंस्पिरेशन को हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, जिसकी कविता लिखने में हमेशा जरूरत रहती है। सो मैं जब तक चिल्लाता रहता हूँ कि मेरी प्रेरणा कहाँ हो तुम। उस समय तो मैं बहुत व्यथित हुई थी, लेकिन जयेश ने मेरी जिंदगी में आकर नए रंग भर दिए। कई बार यह सोचकर दिल में अजब सी कसक भी उठती है कि मैंने तो नए जीवन को पूरी तरह अपना लिया, लेकिन शायद जय बेचारा अभी भी समझौता करके जी रहा होगा। तुझे नहीं पता कि जयेश को मरे तो कई महीने हो गए। अब तक चुपचाप सुनती विभा तपाक से बोल पड़ी। ये सुनकर तो प्रेरणा चौंक पड़ी। अचानक कैसे? क्या एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ब्लड कैंसर था उसे। काफी लंबा इलाज चला था। मौसी, मेरा तो मम्मी और तिलक मामा की मृत्यु के बाद लीना मामी से संपर्क नहीं रहा। आप प्लीज मुझे उनसे जय के परिवार का पता लेकर दीजिए, प्रेरणा ने दुखी स्वर में विनती की। अनजान लोगों से क्या अफसोस जताओगी? विभा बोली। इस पर प्रेरणा कुछ हिचकिचाई। हाँ मौसी, बस ये जानने के लिए कि उसके अंतिम शब्द क्या थे। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।